नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की अपराध की घटना भी उसी दौर की है और मुंबई के अंडरवर्ल्ड के बड़े ऑपरेटर से संबंधित है, लेकिन घटना उत्तर प्रदेश की है। जिला है लखीमपुर खीरी। तारीख है 28 अगस्त 2003। लखीमपुर खीरी के एक बड़े टिम्बर व्यवसायी सुरेश अग्रवाल, उनका बेटा अनुराग अग्रवाल अपने एक दोस्त अतुल अग्रवाल के साथ शाम को काठ गोदाम एक्सप्रेस से लखनऊ में संगमरमर का नया व्यापार शुरू करने के लिए निकला। 3 दिन हो गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा। घर वाले कोतवाली लखीमपुर खीरी गए कि साहब मेरा बेटा फला तारीख की शाम से गया है, उसका कोई पता नहीं है, कहीं से कोई खबर नहीं है। उसके दोस्त अतुल अग्रवाल की भी कोई खबर नहीं है। अतुल अग्रवाल की दोस्ती उससे ऐसे हुई कि अतुल अग्रवाल के बहनोई नीरज अग्रवाल लखीमपुर खीरी के रहने वाले। नीरज अग्रवाल अपने बहनोई के यहाँ बराबर आता जाता था। वहीं उसकी मुलाकात अनुराग अग्रवाल से हो गई। अनुराग अग्रवाल की उम्र 24 साल और अतुल अग्रवाल की उम्र 25 साल। पुलिस ने कहा कि बालिग लड़के हैं, साथ साथ गए हैं, कहीं घूम रहे होंगे। आप बच्चों को समझाते नहीं, बच्चों को आपने फ्रीडम दे रखी है, जाइए ढूंढिए। पुलिस ने गुमशुदगी लिखने से भी इनकार कर दिया। इस बीच में एक आध दिन दौड़ने के बाद फिर घर वालों ने पुलिस के पास आना जाना बंद कर दिया। बात कुछ समझ में नहीं आई। इसी बीच 10 सितंबर 28 अगस्त को ये गायब हुए थे। 10 सितंबर को हल्द्वानी के एक स्थानीय समाचार पत्र के एक पत्रकार ने फ़ोन किया सुरेश अग्रवाल को और उनसे ये कहा कि मेरे पास पीपी का फ़ोन आया था। पीपी का पूरा नाम प्रकाश पांडे और उसका बुलाने का नाम बंटी पांडे। अंडरवर्ल्ड का ये वो शातिर अपराधी जो दाऊद के लिए काम करता था, लेकिन रहने वाला उत्तराखंड का था। बहुत ढेर सारी फिरौतियां, बड़े बड़े व्यापारियों की फिरौती के लिए गोली मारकर हत्या, ये उसके सिर पर संगीन जुर्म थे। उसके नाम से कुमायूं मंडल और आसपास के लोगों की रूह कांप जाती थी। रोज शातिर इतना, घटना करने के तुरंत बाद संबंधित व्यक्ति को फोन करता था कि पैसा ज्यादा प्यारा है, मुझे देने के लिए नहीं है, अब अपना पैसा अपने पास रखो, मैंने फलां को गोली मार दी है। इसी के साथ वो कुछ समाचार पत्रों के जो स्थानीय पत्रकार हैं, दिल्ली के बड़े समाचार पत्रों के कार्यालय हैं, वहां भी फोन करके क्लेम करता था कि ये हत्या मैंने की है। और एक्सटॉर्शन का बहुत बड़ा रैकेट चलाता था। मूल रूप से ये किडनैपर किंग, उस समय के किडनैपर किंग बबलू श्रीवास्तव का शिष्य था, लेकिन धीरे धीरे ये बबलू श्रीवास्तव से आगे निकल गया। रैंसम वसूलना, एक्सटॉर्शन मनी वसूलना और जो एक्सटॉर्शन का पैसा न दे उसको जान से मार देना। बहरहाल हल्द्वानी के उस स्थानीय समाचार पत्र के पत्रकार ने सुरेश अग्रवाल को बताया कि मेरे पास फिलीपीन से एक फ़ोन आया था और उसने बताया कि सुरेश को बता दो बहुत ज़्यादा कूद फान न करे, बहुत उछल रहा है, बहुत पुलिस के चक्कर लगा रहा है। उसका बेटा अनुराग और बेटे का दोस्त
अतुल अग्रवाल, ये दोनों ही मेरे कब्जे में हैं। जितना कहा जाए उतना करने के लिए कहो। धीरे धीरे उत्तराखंड के तमाम अखबारों में ये खबर छप गई। तब 12 सितंबर को अनुराग अग्रवाल के पिता सुरेश अग्रवाल कुछ बड़े व्यापारियों के साथ एसएसपी लखीमपुर से मिले कि साहब, हम थाने के चक्कर लगा के हार गए हैं। मेरा न तो मेरी गुमशुदगी लिखी गई, न ही मेरी एफआईआर लिखी गई। एसएसपी या एसपी लखीमपुर खीरी ने थाने से जब पूछा होगा तो चूंकि दरोगा ने मुकदमा नहीं लिखा था, इसलिए उसने कोई न कोई किस्सा कहानी बता दिया। ये लोग खीरी से भाग के डीआईजी रेंज लखनऊ गए, क्योंकि लखीमपुर खीरी रेंज लखनऊ का जिला है। वहां डीआईजी से कहा। वहीं पास में आईजी जोन का दफ्तर है। आईजी जोन के पास भी गए। आईजी जोन ने फटकार लगाई और उसी दिन 12 सितंबर 2003 को अनुराग के किडनैपिंग का मुकदमा लिखा गया। खीरी पुलिस ने विवेचना के लिए सबसे पहले व्यापारी से कहा कि किस पत्रकार ने आपको बताया है। एक टीम हल्द्वानी गई, पत्रकार से बात की और उससे पूछा कि किस नंबर से फ़ोन आया था। पत्रकार ने फिलीपींस का वो नंबर दे दिया। पुलिस ने उस नंबर पर डायल करके पता किया तो वाकई ये फिलीपींस के एक पीसीओ का नंबर था। पुलिस ने वहीं से पूछताछ करनी शुरू की। किस कद का था, किस काठी का था, क्या फ़ोन किया, कब फ़ोन किया, इस तरह की बातें। थोड़े बहुत जवाब देने के बाद फिलीपींस के पीसीओ ओनर ने ये कह दिया, आपको जो पूछना हो आप फिलीपींस आइए, हमारे स्थानीय थाने को बताइए, वो लोग साथ में आएंगे, तब आपके सवालों का हम जवाब देंगे। वापस लौटकर एसपी खीरी को जब ये बात बताई गई तो एसपी खीरी ने कहा कि चूंकि ये इंटरनेशनल नंबर से कॉल आई है, फिलीपींस जाने की बात कह रहा है वहाँ का आदमी, और हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं कि इंटरनेशनल कॉल को हम ट्रैक करें और विवेचना को आगे बढ़ाएं, लिहाजा इसकी जांच एसटीएफ से कराई जाए। खीरी की पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। इधर व्यापारियों ने दबाव बनाना शुरू किया। अंततः इस अपहरण की जांच एसटीएफ को दे दी गई। एसटीएफ की टीम लखीमपुर खीरी पहुंच चुकी। हम लोग, मैं, सत्येंद्रवीर सिंह साहब, अरुण कुमार साहब, उमेश सिंह, ये सभी लोग जो मूल एसटीएफ में जो हम लोगों ने बनाकर खड़ी की थी, हम लोग एसटीएफ से लंबा समय होने के कारण जिलों में भेज दिए गए और एसटीएफ में 2 नए और होनहार अधिकारी, उनको इस तरह के इंटरनेशनल क्राइम और इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड माफिया गैंग्स का काम मिला। एक थे डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, जो अभी तक जिलों में एसपी थे लेकिन अब एसपी विजिलेंस हैं। बहुत सालों तक वो एसटीएफ में रहे और बहुत बड़े बड़े काम भी उन्होंने किए। दूसरे थे शैलेंद्र सिंह, बहुत ही खुददार, अपराइट और जाबाज अधिकारी था। ये दोनों ही उस समय डिप्टी एसपी थे। शैलेंद्र सिंह वही शैलेंद्र सिंह हैं जिन्होंने मुख्तार अंसारी की एक AK-47 एसटीएफ में रहते हुए जाल बिछाकर पकड़ ली। तत्कालीन शासन ने बहुत दबाव बनाया। दबाव आप समझ सकते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि किस तरह का दबाव होगा। शैलेंद्र सिंह नहीं माने। तमाम बड़े बड़े राजनीतिक दबाव के आगे उन्होंने घुटने नहीं टेके और खुददार शैलेंद्र सिंह ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अब भी वो सामाजिक सरोकारों से संबंधित बहुत बड़े बड़े काम अपने ज़िले में, बनारस में करते हैं। उनके बारे में आप किसी से पूछेंगे या फेसबुक पे ढूंढेंगे तो पता लग जाएगा, लेकिन कभी पलट के नहीं देखा। जो काम पुलिस का होना चाहिए वही काम किया, कहते रहे लोग, और नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा।
बहरहाल ये दोनों लखीमपुर खीरी पहुंच गए। वहां इन्होंने अनुराग के पिता सुरेश अग्रवाल से बातचीत शुरू की। कब फ़ोन आया, कैसे फ़ोन आया, कब आपको पता लगा, कैसे आप कहने लगे कि ये किडनैपिंग है। काफ़ी बातचीत के बाद सुरेश अग्रवाल ने कहा कि साहब हम बहुत डर गए थे, इसलिए हमने किसी को सही बात नहीं बताई। एसटीएफ चूँकि बहुत नाम हो चुका था, हम लोग शिव प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर कर चुके थे, उस पर बबलू श्रीवास्तव के बड़े गैंग से एनकाउंटर हुआ था कलकत्ता में, 4 बड़े किडनैपर्स मारे गए थे, तरह तरह की और ढेर सारी सफलताएं एसटीएफ के सिर पे थी। उन्होंने कहा हम जिला पुलिस से कतई शेयर नहीं कर सकते थे, ना ही किसी अधिकारी से शेयर किया है, लेकिन हम आपको पूरी बात बताते हैं। उन्होंने कहा 28 तारीख को जाने के बाद 30 तारीख की रात में फिलीपींस के एक नंबर से मुझे फ़ोन आया। नंबर था 006339886200100 और इस पे किसी ने ये बताया कि मैं पीपी बोल रहा हूँ, पीपी पांडे। फिर हम लोग नहीं समझ पाए उनका बंटी पांडे। थोड़ी देर में सबकी समझ में आ गया ये कौन बोल रहा है, और उसने ये बताया कि अनुराग और अतुल दोनों मेरे कब्जे में हैं, पैसे का इंतज़ाम कर लो, दुनिया की कोई ताकत इन दोनों को हमसे छीन के नहीं ले जा सकती। उसको ये भी बताया कि देखो मैं फिलीपींस से बोल रहा हूँ और फिलीपींस में वो दोनों हैं, कहाँ की पुलिस इनको बरामद करके तुम्हारे पास ले जाएगी, लिहाजा मुंह बंद रखो, थाने चौकी पुलिस का चक्कर मत लगाओ, जितना कहा जा रहा है उतना करो। इसी बीच में जब थोड़ा समय शुरुआत की उन्होंने 20 लाख रुपए से, फिर 15 लाख, फिर 10 लाख और अल्टीमेटली बात सेटल हुई 3 लाख पे। इसी बीच जब पैसा इकट्ठा करने या लोगों से बातचीत करने की दिया जाए न दिया जाए, कैसे दिया जाए, पुलिस को बताया जाए कि न बताया जाए, बार बार यही धमकी मिल रही कि अगर पता लग गया, हमारे आदमी हर जगह हैं, पुलिस हमारे कांटेक्ट में है, अपहरणकर्ता ये जरूर अपहृत के घर वालों को बताते हैं, नाम बता के साहब फलां दरोगा है, ये इसको मैं पैसा देता हूँ, फलां एसपी है, ये बिल्कुल हमारी बात कभी मना नहीं कर सकता, ऐसा बता देंगे जैसे पुलिस ने ही मिलकर ये किडनैपिंग कराई हो। आदमी डर जाता है, वो पुलिस के पास जाने में 100 बार हिचकता है। इसी तरह उसको डरा दिया गया और कहा गया कि ठीक है, अभी फ़िलहाल तुम इतना पैसा भिजवाओ, बाकी के पैसे का इंतज़ाम करो। बार बार जब पैसों की बात हो रही थी तो कभी फ़ोन काठमांडू से आता था, वो नंबर भी बताया, और कभी श्रीलंका के कोलंबो से आता था। इतनी अलग अलग देशों से आने वाली कॉल से इतना समझने के लिए पर्याप्त था सुरेश अग्रवाल का दिमाग या उनके परिवार वालों का कि ये कोई बहुत बड़ा गैंग है, इससे पार पाना आसान नहीं है। फिरौती की रकम 3 लाख रुपए लेकर 8 सितंबर को दिल्ली के हवाला कारोबारी अनिल कुमार को एक आदमी ने पहुंचा दी। इनके एक रिश्तेदार ने पहुंचाई, उसने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे ये रकम अनिल कुमार के पास पहुंचा दी गई। उसको ये बताया गया था कोलंबो वाले फ़ोन से कि जैसे ही पैसा हमको मिल जाएगा वैसे ही तुमको हम फ़ोन कर देंगे, उस जगह पे जाकर अपने लड़के को ले आना, मैं यहाँ से फ़्लाइट से दिल्ली भेजूँगा, दिल्ली से वो तुम्हारे ज़िले के आसपास कहीं छोड़ूंगा, जाके ले आना। कन्विंसिंग बात लग रही थी, उन्होंने वेट किया। 8 को जब पैसा डिलीवर हो गया, 9 को वेट किया, 10 को वेट किया, फिर उन्होंने उन सारे टेलीफोन नंबर्स को मिलाना शुरू किया जिनसे रैंसम की कॉल आती थी या जिससे पीपी स्वयं बात करता था। सारे फ़ोन बंद हो गए। ये पूछने के लिए भी कोई फ़ोन नहीं बचा
कि आखिर कब कहां पर हम अपने बच्चे को ले लें। इतना घबरा गए, तब इनकी समझ में आया कि लगता है दाल में कुछ काला है। इसीलिए 12 सितंबर को हम लोग सब मिलके एसएसपी, डीआईजी और आईजी के यहाँ गए थे, क्योंकि हमने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया था इस डर से कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा मारा जाएगा। ये बात सुनते ही सारे नंबर इन लोगों ने इकट्ठे किए और धीरे धीरे घटना के करीब 2 महीने बाद एसटीएफ ने इसको वर्कआउट करना शुरू किया। जितने फोन विदेशों से आ रहे थे और गेटवे उसका मुंबई आ रहा था, बीएसएनएल के कर्मचारियों से बात की, चूंकि नई नई सर्विलांस की टेक्निक शुरू हुई थी। एसटीएफ के पास बहुत शुरुआती दौर के जो छोटे मोटे इक्विपमेंट थे वो उनके पास मिल गए थे। बीएसएनएल के अधिकारियों कर्मचारियों से बात करके ये बात की गई कि ये मुंबई के गेटवे से ये सारी कॉल डाइवर्ट हो रही हैं, उसी के थ्रू वो लैंड कर रही हैं भारत में। ये दोनों अधिकारी मुंबई बीएसएनएल भी पहुंचे। धीरे धीरे करके इन्हें भी जानकारी होने लगी और फिर ये असली नंबर तक, जो जितने नंबर इनके पास कोलंबो, काठमांडू और फिलीपींस के थे, उससे ये पता लग गया कि ये वर्षों से फरार उत्तरांचल का जो 1 लाख का इनाम जिस पे उत्तरांचल सरकार ने रखा था, वो पीपी का गैंग है और पीपी के गैंग मेंबर्स हैं। प्रकाश पांडे उर्फ बंटी पांडे। विदेशों से आने वाली सारी कॉल्स की जब डिटेल इकट्ठा की गई डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी और शैलेंद्र सिंह ने, तो उत्तरांचल और दिल्ली के तमाम टेलीफोन नंबर्स की छानबीन की गई। जिस अनिल कुमार का जिक्र किया था सुरेश अग्रवाल ने कि अनिल कुमार को ये पैसे ले जाकर दिल्ली में दिए गए, उसको फिर टेलीफोन के माध्यम से ट्रैक किया गया। पुलिस ने उसका रूट, अरविंद और शैलेंद्र ने उसका रूट पकड़ लिया। दिल्ली में अनिल कुमार से ये राजस्थान के विजयनगर के राजेश, काठमांडू में पहले मुकुल माहेश्वरी और फिर प्रकाश जैन के जरिए ये पैसा पीपी को डिलीवर कराया गया फिलीपींस में। जब ये पूरा ट्रैक हो गया और इसी बीच में एक नंबर जो बराबर पीपी के इन नंबरों पर उसी रूट से कांटेक्ट कर रहा था, वो नंबर निकाला गया, तो वो नंबर निकला अतुल अग्रवाल का, जो अनुराग के साथ गया था। एसटीएफ की समझ में आ गया कि अतुल अग्रवाल पीड़ित नहीं था, बल्कि पीपी ने ही अतुल अग्रवाल को लगाया था कि तुम किसी तरह से अनुराग को वहां से बाहर निकालो, हमें लंबी रकम मिल जाएगी। अतुल अग्रवाल के नंबर को जब अच्छी तरह से खंगाला गया तो उससे पता लगा कि अनुराग के अपहरण में फतेहपुर, कानपुर, कौशाम्बी और इलाहाबाद के युवक शामिल हैं। घेराबंदी करके 5 लोगों को एसटीएफ ने उठा लिया। इसमें फतेहपुर का संजीव, कौशाम्बी का गोपाल कुम्हार, कानपुर का नितिन गुप्ता और इलाहाबाद यानी वर्तमान के प्रयागराज का विक्रम सिंह और चंचल शामिल थे, जिनके कब्जे से अपहरण में जो गाड़ी यूज हुई थी स्पेशियो, मारुति कार, 2 मोबाइल और अनुराग की घड़ी और पर्स बरामद हो गए। इन्होंने बताया कि पीपी काफी दिनों से कोशिश कर रहा था कि एक लंबी पकड़, इसको पकड़ कहते हैं, अपहृत को एक लंबी पकड़, उनकी भाषा में इसे टेंडर कहते हैं। उस समय जितना जो किडनैपिंग जो टारगेट होता था उसको ये टेंडर कहते थे, ताकि टेलीफोन के कन्वर्सेशन में कहीं ये बात पकड़ न जाए। बड़ा टेंडर उठाना है, बड़ा टेंडर निकालना है,
और सर्च करते करते उन लोगों ने सुरेश अग्रवाल को अपना टारगेट बना लिया था और वहाँ तक पहुँचने के लिए अतुल की सेवाएं पीपी ने ली। अतुल पहले भी उनके और गैंग मेंबर्स की जानकारी में था, गैंग में शामिल नहीं था लेकिन उन लोगों की जानकारी में था। दबाव बनाकर उसे अनुराग को घर से बाहर निकालने के लिए किया गया। जब अनुराग उसको लेकर चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचा तो स्टेशन पर ही गैंग के सदस्य कौशाम्बी का संजय, मजहर अब्बास और फतेहपुर का अमित उर्फ पिंटू पहले से मौजूद थे। अतुल ने यह बताया कि यही लोग संगमरमर के व्यापारी हैं, तुम्हारे साथ यही व्यापार करेंगे। ये कह के अतुल वहां से भाग गया। ये चारों कानपुर होते हुए कौशाम्बी अनुराग को ले गए। वहां गोपाल के घर पहुंचे जो इनमें से संजय का मामा था। बाकी लोग मारुति कार से कानपुर रोड पर मिले और साथ हो लिए। कौशाम्बी में सभी लोगों ने मिलकर अनुराग के मुंह पर टेप लगाया, हाथ बांधे और उसका गला घोंट दिया। गिरफ्तार लोगों ने उसको उसका गला घोंटने के या उसे मारने के पीछे कारण ये बताया कि उससे कितना भी शांत होने के लिए कहा जा रहा था, वो मानता नहीं था। जब भी उसे आहट होती थी कि अगल बगल कोई बोल रहा है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगता था। मुंह में टेप बांधा गया ताकि वो बोल ना पाए। हाथ बांधे गए, फिर पैर बांधे गए, लेकिन वो जितनी आवाज़ टेप लगने के बाद भी गूंजने की हो सकती थी वो निकाला करता था। फिर ऐसा लगा कि हम लोग अब पकड़ जाएंगे। हम लोगों ने उसका गला दबा के उसे मार दिया और फिर लाश को अलवारा झील के पास नाले में फेंक कर वहां से फरार हो गए। एसटीएफ ने उस झील में, उस तालाब में अनुराग की लाश खोजने की बड़ी कोशिश की, लेकिन अनुराग की लाश नहीं मिली। फिर पूछा गया कि आखिर अतुल कहां चला गया। इन लोगों ने बताया कि अतुल ने पीपी ने अतुल को बनारस पहुंचने के लिए कहा कि तुम बनारस पहुंचो, तुम्हारे हिस्से का पैसा मैं वहां भेज रहा हूं। बनारस उसके 3 और लड़के वहां पहुंच गए और अतुल को वहां गोली मारकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया, जहां आज तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। ट्रैक पर मिली हुई इस लाश को पुलिस ने अज्ञात में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम हुआ, 72 घंटे रखा गया, उसके बाद उसकी अंत्येष्टि कर दी गई। ये पूछा गया कि जब वो उनका कॉन्ट्रैक्ट था और उसी के थ्रू उसको निकाल कर लाए थे, उसे क्यों मार दिया। बोले पीपी की यही मोडस ऑपरेंडी है कि वो अपने बहुत शॉर्ट टाइम मेंबर्स या शॉर्ट टाइम किसी मेंबर्स के किसी कॉन्टैक्ट से काम कराता है और उसके बाद उसे मरवा देता है ताकि पुलिस पीपी तक न पहुंच पाए। प्रकाश पांडे उर्फ पीपी उर्फ बंटी ये 10 साल तक बहुत बड़े बड़े क्राइम करने के बाद भी फरार रहा है। पीपी तक पहुंचने के लिए पुलिस ने फिर इंटरपोल की सहायता ली और अलग अलग राज्यों से, मैंने बताया कि 1 लाख रुपए का इनाम इस पर मुंबई पुलिस का, कुछ दिल्ली पुलिस का, 50,000 उत्तरांचल की पुलिस का, इस तरह करीब कुल 2.5 लाख रुपए उस पर इनाम हो चुका था। उस जमाने की बात है ये, जब सन 2000-2001 की। लेकिन ये पुलिस की पकड़ से हमेशा बाहर रहा। बहुत शातिर और बहुत ही चालाक अपराधी था पीपी, जो अंडरवर्ल्ड को फॉलो करते हैं, जो क्राइम रिपोर्टर्स या जिनकी व्यक्तिगत जानकारी में है, उनको पता होगा कि पीपी पांडे का इतिहास, वो बबलू श्रीवास्तव का शिष्य था, लेकिन बबलू से बहुत आगे निकल गया था। अंडरवर्ल्ड के बारे में भी आप एक फैक्ट और भी जान लें, हालांकि मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ कि मार्च 12, 1993 को
जब मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए, 12 सीरियल ब्लास्ट हुए अलग अलग जगहों पे, भारी तबाही हुई, करीब 250 लोग मारे गए, करीब 1000 के आसपास लोग बुरी तरह घायल हुए। उसी समय दाऊद की पूरी टीम का रिलीजियस लाइन पर वर्टिकल डिवीजन हो गया। डी कंपनी का डिवीजन कहते हैं, हिस्टोरिक डिवीजन ऑफ डी कंपनी 1993। ये क्राइम के रिकॉर्ड में क्रिमिनोलॉजी पढ़ने वाले जानते हैं, जिसमें छोटा राजन, प्रकाश पांडे, बबलू श्रीवास्तव, ये सब अलग हो गए और रिलीजियस लाइन पे ये बंटवारा हो गया। दाऊद के जितने लोग, दाऊद के गैंग में जितने नॉन मुस्लिम्स थे, वो सब एक साथ छोटा राजन के साथ उन्होंने गैंग अप कर लिया। बबलू श्रीवास्तव चूंकि 95 में ही बताते ये हैं कि दाऊद ने ही उसको सिंगापुर में एयरपोर्ट पर पकड़वा दिया था, लिहाजा उसको छोड़ के बाकी सारे लोग छोटा राजन के साथ हो गए। लेकिन बबलू श्रीवास्तव चूंकि मास्टरमाइंड था, उससे ज़्यादा सफाई से किडनैपिंग करने वाला अंडरवर्ल्ड में कोई नहीं था, इसलिए वो बराबर छोटा राजन के साथ मिलकर ऐसे लोगों की या ऐसे बड़े लोगों की किडनैपिंग करना उसने शुरू किया जो दाऊद को फाइनेंस करते थे। इतनी राइवलरी हो गई दोनों ग्रुप्स में। पीपी बहुत शार्प शूटर था। छोटा शकील ने पीपी से बहुत ढेर सारी हत्याएं कराई थी, लेकिन वो भी उधर से कूदकर छोटा राजन के साथ आ गया। इंटरपोल की नोटिसेस उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से और उत्तरांचल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गई और सभी देशों में सर्कुलेट की गई। 4 नवंबर 2010 को वियतनाम की राजधानी हनोई में हनोई इंटरपोल पुलिस ने प्रकाश पांडे को वियतनाम में गिरफ्तार कर लिया। उस पर इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस पहले से ही जारी था, लोग लगे हुए थे। इसके लिए भी बताते हैं कि चूंकि दाऊद का बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था, उसी ने अपने मुखबिरों के जरिए इंटरपोल को खबर करा के इसे वहां गिरफ्तार करा दिया। थोड़े दिन बाद इसको प्रत्यार्पित करके, प्रत्यार्पण संधि है वियतनाम से, प्रत्यार्पित करके मुंबई लाया गया। गिरफ्तारी के बाद मुंबई में मकोका कोर्ट पे 2008 की एक घटना, 7 जनवरी 2008 को मुंबई के एक बड़े होटल के गार्ड शिव की हत्या करा दी थी, शिव सागर की। वो गेट पर खड़ा था, जो गार्ड होते हैं उसके होटलों के, वो गेट पर खड़ा था। 2 लोगों ने आके उसकी सीने में गोली मार दी। गोली मारने के 2-4 मिनट बाद ही उसने उसके मालिक को फ़ोन किया कि मैं बराबर कह रहा हूं कि 20 लाख रुपए दे दो, अभी हमने तुम्हारे गार्ड को मरवा दिया है, हम एक एक करके सारे गार्ड मारेंगे, तुम कब तक भीतर रहोगे और एक दिन आएगा जब तुम भी मारे जाओगे। वो आदमी घबरा गया, होटल का मालिक। उसने 20 लाख रुपए एक्सटॉर्शन मनी के, जहां बंटी पांडे, पीपी पांडे ने कहा था, वहां भिजवा दिया। इस मुकदमे के ट्रायल में इसको वर्ष 2014 में, ये डेट है इसकी 13 दिसंबर 2014 को मुंबई की मकोका कोर्ट, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, उसमें आजीवन कारावास और 31 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। उसके बाद से ये लगातार जेल में ही है। लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बता दूं, और आपका इंटरेस्ट भी होगा, आप जानना भी चाहेंगे कि आखिर ये पीपी बला क्या थी। मैंने बताया कि 93 के ब्लास्ट के बाद जब वर्टिकल डिवीजन हुआ मुंबई अंडरवर्ल्ड में, तो ये सब लोग छोटा राजन के साथ आ गए। धीरे धीरे पैसे के बंटवारे को लेकर ये छोटा राजन से भी इसकी नाराजगी हो गई और इसने अपने, इसके पास बताते हैं यंगस्टर्स की बहुत बड़ी फौज थी। इंफॉर्मेशन उनसे लेकर, उनको जगह पर भेजकर
उन्हें अच्छी रकम दिया करता था। इसलिए हर शहर में कहते हैं उत्तराखंड के इसके आदमी थे, इसके लड़के थे जो इसके लिए जाकर काम करते थे। बेसिकली ये अल्मोड़ा बेसिकली इसके पिता जो आर्मी में सूबेदार थे जिनका नाम लक्ष्मी दत्त पांडे था, वो रिटायरमेंट के बाद अल्मोड़ा जिले के खिलौनिया गांव में सेटल हो गए। उस समय पीपी इल्लीगल शराब बेचा करता था, लेकिन इसी बीच में उसके माँ की डेथ हो गई। माँ की डेथ के तुरंत बाद इनके पिता लक्ष्मी दत्त पांडे ने जब दूसरी शादी कर ली तो ये भाग के मुंबई आ गया और सीधे छोटा शकील और डी कंपनी में शामिल हो गया। कहा यह भी जाता है कि इसने एक्सटॉर्शन के लिए, जब इसने एक्सटॉर्शन करना शुरू किया तो ये एक्सटॉर्शन चैंपियन कहा जाने लगा डी कंपनी में। जिस किसी से पैसे लेने हों उससे इसको बता दीजिए, वो पैसा वसूल लेगा। दो चीजें इसने अपने कन्फेशन में बताई थी। एक, शाहरुख खान से भी एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड इसी ने की थी, जब बहुत बड़ी संख्या में पुलिस उनकी सुरक्षा में लगाई गई थी। दूसरा, उसका ये कहना था कि एसीपी राजवीर को जब वो प्रॉपर्टी डीलर विजय भारद्वाज के ऑफिस में थे, हमारे आदमियों ने, हमारे दो लड़कों ने जाके मारा था, क्योंकि राजवीर सिंह मान नहीं रहे थे। वो बार बार पीछा कर रहे थे और एक बार उन्होंने लगभग ट्रैक कर लिया था। अगर मैं भाग न गया होता तो मैं मारा गया होता। और हम लोगों ने तय किया था राजवीर ऐसे नहीं मानेंगे, हम इनको मारेंगे। ये उसका कन्फेशन है। इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला ये मैं नहीं बता सकता। एक इसकी घटना पीपी की बहुत प्रसिद्ध है मुंबई में। ज़्यादातर ये अखबारों में एडवर्टीजमेंट निकाल कर लोगों से एक्सटॉर्शन करता था। एक जो सबसे प्रसिद्ध इसकी घटना है जो इसने किया था, इसने अखबार में एक एडवर्टीजमेंट निकाला कि एक फिल्म के लिए हमें हीरो के किरदार के लिए नए अननोन लड़कों की ज़रूरत है। 1000 के आसपास एप्लीकेशन आ गई। होटल ताज का एक कमरा बुक करा के इसने इंटरव्यू की डेट दे दी कि साहब फला आदमी सुबह 10 बजे और फला 2 बजे और फिर अगले दिन। करीब 400 लड़कों का इंटरव्यू लिया। उसका इंटरेस्ट ये था कि इनमें से कौन से लड़के बहुत अच्छी बैकग्राउंड के हैं, जैसे तुम किस गाड़ी से आए हो। अगर उसने बताया कि मैं अपनी पर्सनल गाड़ी से आया हूँ तो फिर उसको सॉर्ट आउट कर लिया। तुम्हारे पिता क्या करते हैं, उनका साहब स्टील की कंपनी है, वो भी हो गया अलग। जिनकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर थी वो रिजेक्ट हो गए। 2-3 दिन में उसने 35 ऐसे लड़कों को सिलेक्ट किया जो अमीर घर के थे, बड़े घर के थे, पैसे वालों के थे, बड़े उद्योगपतियों के थे। फिर उनको एक डेट दी कि आप फला तारीख को आइएगा, हम आपका टेस्ट लेंगे, कैमरे के सामने टेस्ट लिया जाएगा पूना में। एक अच्छी सी एसी बस में इस 30-35 लड़कों को बुलाकर ये पूना एक खंडहर जैसे मकान में ले गया। बच्चे सब खुशी खुशी गए कि शायद यही साइट है जहां हमको स्क्रीन टेस्ट देना होगा। वहां बड़ी संख्या में पीपी के लड़के मौजूद थे। उनको अलग अलग खंडहरनुमा कमरों में रखा गया। उनके माँ बाप का नंबर लिया गया और उनसे रैंसम वसूली गई। सभी 35 बच्चों के घर वालों से, किसी से 20 लाख, किसी से 25 लाख, किसी से 40 लाख। और जिनको जिनको छोड़ना होता था मुंबई पूना हाईवे पर, उसे ले जाकर ड्रॉप कर देते थे। इतना शातिर और इतना चालाक व्यक्ति था ये, बदमाश था ये, गैंगस्टर था ये, माफिया था ये उसका क्राइम जो अंडरवर्ल्ड में बहुत मशहूर हुआ। और ये कहा गया कि इसके जैसा शातिर या इसके जैसा दिमाग लगाकर पैसा वसूलने वाला अंडरवर्ल्ड में कोई नहीं है।
पुलिस रिकॉर्ड में इसके बारे में डेयर डेविल इतना था कि इसके बारे में ये पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद है कि इसने अगस्त 2001 पे छोटा शकील को जान से मारने की कोशिश भी की। इसके साथ हरीश शाह और भरत नेपाली भी थे, लेकिन ये ऑपरेशन इनका फेल हो गया। फिर ये वहां से भाग गए। 2017 तक पीपी देहरादून जेल में रहा। तमाम उसके जो मुकदमे थे उनके ट्रायल होते रहे। उसके बाद जेल से ये अपने किडनैपिंग का और जेल से अपने एक्सटॉर्शन का रैकेट चलाने की सूचना पुलिस को मिली। तो 26 जुलाई 2017 को उसे उत्तराखंड की सितारगंज जेल में, देहरादून जेल से सितारगंज जेल में शिफ्ट कर दिया, जहां वो सजा काट रहा है। लगभग 30 हत्याओं और 50 एक्सटॉर्शन के लिखे हुए मुकदमों, जाने कितने ऐसे मुकदमे हैं जो लोगों ने डर के मारे या लोगों ने लोक लाजवश कि लोग क्या कहेंगे कि हमसे भी पैसा ले गया, लिखाए नहीं थे। इन मुकदमों में उसका ट्रायल अभी भी हो रहा है। ट्रायल वाली जगह भेजे जाने के लिए कुछ मुकदमे महाराष्ट्र के हैं, कुछ यूपी के हैं, कुछ दिल्ली के हैं, उत्तरांचल के बहुत मुकदमे हैं। एक जेल से दूसरी जेल या एक अदालत से दूसरी अदालत शिफ्ट किए जाते समय इसके साथ बड़ी सिक्योरिटी, बहुत सिक्योरिटी लगाई जाती है, ऐसा अदालती आदेश है। क्योंकि इसके साथ का एक को एक्यूज भूरा देहरादून जेल से फरार हो चुका था, इसलिए इस पर कड़ी नजर रखी जाती है। जितने लोग पकड़े गए थे अनुराग अग्रवाल की किडनैपिंग और मर्डर में, किडनैपिंग फॉर रैंसम और मर्डर में, और फिर अतुल के मर्डर में, उन सभी को जेल भेज दिया गया। आज की घटना, एसटीएफ ने अपहरण की इस घटना का पर्दाफाश किया। एसटीएफ के गठन के बाद ऑर्गेनाइज क्राइम या अंडरवर्ल्ड क्राइम में इंटरनेशनल लिंक्स वाले इस अपराधी द्वारा की गई इस घटना का बड़ा पर्दाफाश हुआ था। बहुत उसमें एसटीएफ का नाम हुआ था कि इतनी मुश्किल विवेचना को, क्योंकि उस समय 2002-03 में सर्विलांस की बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं थे और इंटरनेशनल कॉल को ट्रेस करने का इसके पहले कोई और तरीका एसटीएफ के पास नहीं था और इसके पहले किसी क्राइम में ऐसा ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। लेकिन दो अधिकारियों, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी और शैलेंद्र सिंह ने मिलकर, दोनों डिप्टी एसपी थे उस समय, उन लोगों ने बहुत मेहनत करके एक नई विधा एसटीएफ में शुरू की थी, इंटरनेशनल कॉल्स को ट्रैक करने की, किस गेटवे से वो लैंड कर रहा है उसका पता करने की, और फिर वहाँ से वो किसके किसके कांटेक्ट में जा रहा है इसको पता करने की। ऐसी घटना उसी दौर में संभव थी। मैं बार बार उसी दौर का जिक्र करता हूँ। 90 से 2005 के बीच में पूरे देश में बबलू श्रीवास्तव, दाऊद, छोटा शकील, छोटा राजन और प्रकाश पांडे और पीपी ने धुआंधार अपहरण किए थे, पूरे देश में किए थे। और उसी समय अपहरण को उद्योग भी लोग कहने लगे थे। अपहरण उद्योग, एक इंडस्ट्री के रूप में इन जो अंडरवर्ल्ड के इतने बड़े बड़े अपराधी थे, इन्होंने इसको बिल्कुल ऐसी शक्ल दे दी थी जैसे ये उनके लिए उद्योग हो। लेकिन अब ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं। आपको भी न पढ़ने को मिलेगा, ना आपको टीवी में देखने को मिलेगा। छोटी मोटी घटनाएं रुक भी नहीं सकती। छोटे बच्चे को किसी रंजिश में अपहरण कर लिया गया, पैसे की डिमांड की, नहीं मिला, मार दिया, या फर्जी पैसे की डिमांड की और मारना उनका उद्देश्य था, उसे मार दिया, या इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं। बट इतने बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल कॉल्स के जरिए अलग अलग देशों से, सोचिए फिलीपींस, कोलंबो, काठमांडू, इतनी जगहों से फ़ोन करके रैंसम वसूलना और फिर दुबई हवाला के जरिए उसे भिजवाना, वहाँ से फिलीपींस पहुँचवा देना बहुत कठिन काम, और उसको ट्रैक करना भी बहुत कठिन काम है। लेकिन आज ये उस दौर की बात थी, बीते हुए ज़माने की बात थी। आज
मोबाइल फ़ोन, सीसीटीवी, इंटरनेट, इतनी सुविधाओं में इतने लंबे समय तक अपराध करके या इतने लंबे समय में अपराध शुरू करके और फिनिश करके भाग जाना, पता न लगना, ये आज की तारीख में असंभव तो नहीं लेकिन बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। इसमें कोई सक्सेसफुल हो जाए, 2-4% हो जाए तो हो जाए, और कहीं की भी पुलिस हो, अब सब वेल इक्विप्ड हैं। सर्विलांस ने इतना मजबूत किया है पुलिस को कि अब इस तरह की घटनाएं कि साहब आप एडवर्टीजमेंट निकलवाइए, देश के टॉप 35 उद्योगपतियों को, लड़कों को एसी बस में बिठाइए, ले जाइए और एक एक करके सबसे रैंसम वसूलिए, ऐसा संभव नहीं है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।